क्या है हरितगृह प्रभाव? हरितगृह प्रभाव क्या है? इसके अंदर क्या जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की क्या और अन्य गैसों क्या पाई जाती है? एक लेयर, जिसके अंदर सनलाइट आते हो जाते हैं, लेकिन जब कम तरंग दैर्ध्य की सनलाइट आती है, अधिक तरंग दैर्ध्य की जो सनलाइट वापस जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य जो गैसों की जो लेयर है वो थोड़ी सी क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है किसको? ऊष्मा को और इनको, जिसके कारण यहाँ का क्या बढ़ जाता है? तापमान, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है? मेंटेन होता है। क्या होता है? मेंटेन। वैसे पृथ्वी का तापमान कितना है? औसत तापमान 15 सेल्सियस। अगर हरितगृह प्रभाव नहीं होगा तो -19 सेल्सियस हो जाएगा। ये क्या है? हरितगृह प्रभाव। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सौरमंडल, पृथ्वी के निचले मंडल, किसके अंदर? सौरमंडल के अंदर तापमान की क्या हो जाना? अधिक हो जाना, वो क्या कहलाता है? हरित ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो? ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिघलने लगेंगे, समुद्रों का स्तर ये बढ़ जाएगा। फिर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को एक दिन में होने वाली परिघटना है क्या? कैसी घटना है? 100 वर्षों के अंदर जो चेंजमेंट होता जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? जलवायु परिवर्तन। 100 वर्षों के अंदर कितना तापमान बढ़ जाए? 2 सेल्सियस डिग्री बढ़ जाए तो इसे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। और ग्रीन हाउस प्रभावों के कारण एक तो क्या है? प्राकृतिक कारण है, इसके अंदर क्या है? जलवाष्प, CO2, मीथेन, ओजोन। मानव जनित कारण है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैस है, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है? HFC, PFC और HFF6 आती है। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार जो मेन 4 सेक्टर हैं वो कौन से? एक तो पावर ऊर्जा संयंत्र एक 25% होता है, एग्रीकल्चर से कितना होता है? 24%, इंडस्ट्रियों से कितना होता है? 21% और ट्रांसपोर्टेशन यातायात ईंधन से 14% क्या होता है? ये 4 सेक्टर जिम्मेदार है। और कार्बन के उत्सर्जन का घटता हुआ क्रम चीन का कितना है? 30% और यूरोपियन यूनियन का कितना है? 9% है। अमेरिका का कितना है? 15% है। और भारत का कितना है? 7%। रूस का कितना है? 5%। ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या है? ये एक ठोस कण के क्या है? एरासोल है। क्या है? ठोस कण के एरासोल जो आंशिक किसके? ईंधन के आंशिक दहन से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं और बाद के अंदर बर्फ पर इन पे जाके जम जाते हैं, जिससे क्या होता है? बर्फ ये ब्लैक कार्बन ज़्यादा जम जाएगा, जिसके कारण तापमान को ज़्यादा किया जाएगा अवशोषण। तापमान ज़्यादा अवशोषण होगा, अवशोषित होगा किसके ऊपर? बर्फ पर। तो ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलने, जिससे समुद्री स्तर बढ़ने लगेगा और बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। फिर ब्राउन कार्बन भी क्या है? इसका ही क्या है? एक रूप है। एक ब्लैक कार्बन का ही क्या है? रूप है, जिसके अंदर क्या होता है? इसे भी एक कैसे होते हैं? ये कार्बनिक एरासोल। कौन से एरासोल होते हैं? कार्बनिक एरासोल, जिसके अंदर ये क्या करते हैं? पृथ्वी पर सभी जगह उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? सभी जगह उपस्थित होते हैं और ये भी वो तापमान को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और वो कर देते हैं। एक कौन सा था? ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन के अंदर क्या था? जैसे ये क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर जैसे जो होते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उनको? जो तो सेडिमेंट्स हो गए और बाद में समुद्र के नीचे रहते हैं ना, कोरल रीफ्स। और क्या होते हैं? मैंग्रोव। मैंग्रोव ये क्या करते हैं? कार्बन को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। एक ये है जो मतलब क्या है? प्राकृतिक रूप से मैं एकदम जो मानव निर्मित नहीं है, जो क्या होती है? प्राकृतिक रूप से होती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है? हिम के क्या करना? चोटियाँ पिघल जाना, समुद्री जलग्रस्त होना, वर्षा रूप के अंदर बदलाव आना और लू चलना, प्रजातियों के विलुप्त, महामारी और प्रभावित होगा व्यंजन आहार, ये सब किसके अंदर है? पहले जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन पहला क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन? कब? 1972 के अंदर। ये क्या है? इसका आधिकारिक नाम क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण विकास सम्मेलन। मानव पर्यावरण सम्मेलन। मानव पर्यावरण सम्मेलन किसका? संयुक्त राष्ट्र का। इसके तहत किसकी स्थापना की गई? यूएनपी की। कब की गई? 1972 में। यूएनपी क्या कार्य करती है? सतत विकास का क्या करती है? कार्य करती है और पर्यावरण को क्या करती है? संरक्षण का कार्य करती है। कौन करती है? यूएनपी। यूएनपी का मुख्यालय कहाँ पे है? बोन, जर्मनी के अंदर। क्या इसका मुख्यालय? नैरोबी, केन्या की नैरोबी के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय। कहाँ पे? नैरोबी के अंदर।
इसका मुख्यालय। और बाद के अंदर इसके अंदर क्या किया गया, लास्ट के अंदर स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे पर्यावरण संरक्षण का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। और इंदिरा गांधी ने भी इसे क्या किया, शिरकत किया। और ये सम्मेलन 5 जून को क्या किया गया था, जारी किया गया। इस दिन को क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसके दिन, स्टॉकहोम। और फिर बाद में रियो सम्मेलन, क्या है, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, ये कब किया गया, 1992। इसका आधिकारिक नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण मानव विकास सम्मेलन। क्या गया है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण मानव विकास सम्मेलन। जो पहला हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, उसमें तो किसकी ख्याल रखा गया, ओनली पर्यावरण का। लेकिन जब रियो सम्मेलन हुआ जिसके अंदर मानव के अंदर भी इसको क्या कर लिया, इंक्लूड किया गया, तो बाद के अंदर संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन, क्या मानव पर्यावरण सम्मेलन जो भी। अब इसके अंदर क्या दिया गया, वन पृथ्वी सिद्धांत, वन अर्थ थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी, वन अर्थ थ्योरी। पूरा पृथ्वी क्या है, हमारी एक है, लेकिन जो राजनीतिक बाउंड्री है इसके अंदर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन वैसे क्या है, एक ही है। और ये कब लागू किया गया, 21 मार्च, ऐसा था क्या वो UN। इसके अंदर जो 3 है वो बाध्यकारी क्या दिए गए, 3 तो बाध्यकारी दस्तावेज और 3 अबाध्यकारी। जो बाध्यकारी हैं उनके अंदर तो क्या है, एक तो CDM, एक तो CBD, और एक है UNFCCC और एक है UNCCD। ये क्या है इसके अंदर, एक तो मरुस्थलीकरण को रोकता है और एक पर्यावरण पर जो अभिशमय है, और क्या एक UV। इसके अंदर एजेंडा 21 जो क्या है नॉन बाध्यकारी है, और वन सिद्धांत, और क्या दी गई, एक पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा पत्र। ये क्या, ये रियो समिट कब हुई, 1992 में। UNCD 172 से पार्ट विकसित किया। ये 3 बाध्यकारी, ये 3 नहीं। अब UNFCCC, UNFCCC कब किया गया, ये 1992 के अंदर। कब किया गया, 1992 के अंदर। 50 देशों के अनुमोदन के पश्चात कब 21 मार्च 1994 में क्या हुआ, प्रभावी हुआ। क्या हुआ, प्रभावी हुआ। इसमें ग्रीन हाउस गैसों को क्या करने के लिए, कम करने के लिए इसके अंदर क्या किए गए, प्रावधान किए गए। क्या किए गए, प्रावधान। इसमें कितने जो विकसित और विकासशील देश हैं उनको क्या किया गया, शामिल किया गया। क्या किया गया, शामिल किया गया। और इसके क्या है, आर्टिकल वो, हाँ, बोन जर्मनी के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय हेडक्वार्टर है। फिर आर्टिकल 2 में क्या, ग्रीन हाउस गैसों को उस स्तर तक बनाए जहाँ पर क्या नहीं हो, क्लाइमेट चेंज नहीं हो, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या नहीं हो, बाधित ना हो, और क्या नहीं हो, जो फूड चेन है वो भी क्या ना हो, बाधित ना हो। फिर आर्टिकल इसके अंदर क्या है, 3 का 1, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, CBD का क्या, CBDR क्या क्या दिया गया, कंसेप्ट दिया गया, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक तो क्या कॉमन जिम्मेदारी है सबकी, क्या कि पर्यावरण जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को क्या करें, कम करें। लेकिन जो विकसित देश हैं, कौन, विकसित देश, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, क्या है ज़्यादा। क्यों है ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्या किया है, ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन किया है। बिकॉज द मोर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज किसने किया है, विकसित देश ने, डेवलप कंट्री ने, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा। वो क्या करें, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का क्या करें, उससे उनको कम करें और उनको सहायता करवाएं। किनको, जो विकासशील देश हैं उनको क्या करें, वित्तीय सहायता ये उपलब्ध करवाएं। फिर इसके अंदर थे और अनुसूची हो रही है इसके अंदर, आर्टिकल 4 उसके अंदर क्या है, सामान्य प्रतिबद्धता क्या करें, सुनिश्चित करें। सभी देश अपने क्या करें, सामान्य प्रतिबद्धता क्या करें, सुनिश्चित करें। कौन सी प्रतिबद्धता, सामान्य प्रतिबद्धता क्या करें, सुनिश्चित करें। फिर UNFCCC का, UNFCCC की पहली बैठक कहाँ पे, बॉन जर्मनी, कहाँ पे, बॉन जर्मनी के अंदर, हाँ बर्लिन जर्मनी के अंदर, कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी के अंदर। सेकंड कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो तीसरी कहाँ पे हुई, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ, जापान के अंदर। जो महत्वपूर्ण है कौन सा है,
क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्या किया गया? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक दस्तावेज जारी किया गया। अब इसके अंदर क्या किया गया? इसमें 55 देशों 55% जो क्या करते हैं? कार्बन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उनके हस्ताक्षर व अनुमोदन के बाद में इसको क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। 1997 में क्या हुआ? जारी हुआ और फरवरी 2005 के अंदर क्या हुआ? प्रभावी हुआ। अब इसके अंदर क्या था? जो औद्योगिक देश और जो नॉन औद्योगिक जो विकासशील देश है वो सब क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन को क्या करेंगे? कम करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर अनुसूची एक है, उसके अंदर क्या है? अनुसूची एक। अनुसूची एक में क्या लिखा है? जिसमें 6 ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों का ज्यादा क्या करती है? इमिशन करती हैं, वो इसके अंदर क्या कीगी? शामिल। क्या कीगी? शामिल। वो कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्या जो क्लोरोफ्लोरो HFC ये सब। और फिर बाद के अंदर क्या है? अनुसूची बी। अनुसूची बी के अंदर अनुसूची एक के वाले सभी देशों के लिए कार्बन क्रेडिट की क्या की सीमा निर्धारित की गई। कौन सी सीमा? कार्बन क्रेडिट की सीमा। अब जो अनुसूची एक है उसके अंदर कौन से देश हैं? सभी सोवियत संघ से अलग हुए वो देश, सभी बाल्टिक देश और जो मध्य और पूर्वी यूरोपियन यूनियन के देश। क्या? मध्य पूर्वी यूरोपियन के देश। ये सभी क्या है इसके अंदर शामिल है। लगभग ये कितने देश हैं? 37 देश है। 37 कंट्रीज हैं। फिर बाद के अंदर एक है अनुसूची 4 नहीं, गैर अनुसूची 1। अनुसूची हाँ, फिर एक और है कि अनुसूची 2। अनुसूची 1। अनुसूची 1 अनुसूची 2 एक तो करा दिया ना। अनुसूची 1 तो होगी। अरे एक तो होगी। अनुसूची 1 होगी। रुको, अच्छा थोड़ा मान भी जाए करो। इसमें क्या है? OECD के क्या है? देश शामिल है। OECD के देश के जो इसके अंदर क्या है? विकसित देश है। जो कौन से? औद्योगिक रूप से विकसित देश है। और यह क्या करें? विकासशील देशों को क्या करें? जो जिनकी अर्थव्यवस्था किससे गुजरी है? संक्रमण से। किनसे? संक्रमण। उनको भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएं। किसके? ग्रीन हाउस गैसों के समन्वय अनुकूलन के लिए। किसके लिए? समन्वय अनुकूलन के लिए। फिर गैर अनुसूची 1 के अंदर विकासशील देशों को क्या किया गया? शामिल किया गया। किनको किया गया? विकासशील देशों को क्या किया गया? इसके अंदर जो दक्षिण ब्राजील। अब क्या? क्योटो प्रोटोकॉल औद्योगिक रूप से विकसित देश कौन से? 37 देशों पर और यूरोपियन गैर करने वाले जो उनकी क्या है? अर्थव्यवस्था किससे गुजरी है? संक्रमण से। उनको क्या किया गया इसके अंदर? संपल, जिसको 1990 के दशक से 5% उससे भी क्या कम क्या करे? ग्रीन हाउस गैस होगा क्या करे? कम इमिशन के लिए। ये क्या किया गया? टारगेट निर्धारित किया गया। लक्ष्य क्या किया गया? निर्धारित किया गया। और इसकी प्रथम प्रतिबद्धता 2008 से लेकर 2012 तक की गई। इस प्रोटोकॉल में 55 वर्षन करने वाले फरवरी 2005 से क्या हुआ? लागू हुआ। और इसके अंदर क्या किया गया? अनुकूलन फंड बनाएगा जो 2001 से क्या हुआ? इसके अंदर CDM का क्या लाएगा? कंसेप्ट लाएगा। फिर द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि 2013 से लेके 2020 तक। कौन सी? 2000। इसके अंदर जापान, न्यूजीलैंड और रूस ने क्या कर दिया? बाहर आ गए, इससे पीछे हट गए। और कनाडा 2000 के अंदर 2012 के पूर्णतः क्या हो गया? बाहर हो गया। क्या हो गया? बाहर हो गया। कौन? कनाडा। और कनाडा ने जो USA ने क्या किया? सिग्नेचर तो किया लेकिन उसका क्या नहीं किया? अनुमोदन। क्या नहीं किया? अनुमोदन नहीं किया। और फिर बाद के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थी। बाद में क्या लगा इनको कि यार ये तो क्या हो रहा है? थोड़ा गलत हो रहा है। तो क्या करें? हम इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दें। क्या बना दें? लचीला बना दें। तो लचीला लाने के लिए उन्होंने क्या कौन सा कंसेप्ट ले रहा है? IET का, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। क्या लाया गया? ICT। इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो क्या किया जाएगा? कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट था जिसके अंदर AUM के अंदर मतलब 1 टन क्या करना था? 1 टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकते थे। यही उनकी क्या थी?
कार्बन क्रेडिट की क्या थी, लिमिट थी। लेकिन इससे ज़्यादा किसी को करना है तो वो क्या दूसरे देश से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। उसके बदले में क्या देने होंगे, उसके परियोजनाओं में क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसमें दो प्रकार के क्या लाए गए कंसेप्ट, एक तो क्या लाया गया जिम और एक लाया गया सीडीएम। जिम का जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, इसके तहत क्या किया जाएगा, अनुसूची एक और अनुसूची के एक वाले देश क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, खरीद फरोख्त कर सकेंगे किसके, कार्बन क्रेडिट की, कार्बन क्रेडिट की। अब कोई देश अगर खरीदना चाह रहा है तो किसी विकासशील देश के अंदर क्या चल रही है, कोई परियोजना, उसके अंदर क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। फिर इसके उपज में जितनी कार्बन क्रेडिट मिलेगी उस देश को मिल जाएगी। फिर दूसरा क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसके तहत अनुसूची एक वाला गैर अनुसूची एक वाले से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। और फिर बाद में इसी उपज में जितनी परियोजना में इन्वेस्ट करेगा, फिर बाद में जो इसके उपज में क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट, वो क्या ले सकता है। ये हो गया। और अच्छा, फिर क्या गया, बाली एक्शन प्लान, क्या गया, बाली एक्शन प्लान, MOP 3 और COP, MOP पूछोगे अब क्या है, COP 13 इंडोनेशिया 2000 क्या इसके अंदर हुई, बाली के अंदर, इंडोनेशिया की, कब, 2007 के अंदर। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि 2012 के अंदर बाद में प्रथम प्रतिबद्धता कहाँ तक है, प्रथम प्रतिबद्धता है 2008 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक है, 2012 तक। इसके बाद में जो क्या होगा, नया जलवायु परिवर्तन समझौता लागू होगा, उसके लिए क्या कर रहा है, ये रूपरेखा तैयार कर रहा है, क्या कर रहा है, रूपरेखा। इस रूपरेखा को क्या कहा जाता है, बाली एक्शन प्लान, बाली रोड मैप, बाली एक्शन प्लान, बाली रोड मैप, बाली रोड मैप इन दिनों के लिए, है ना। ये क्या किया गया, ऐसे क्या, कब किया जाएगा, 2012 के अंदर। इसको अंतिम रूप कब तक दे लेंगे अपन, 2009 तक। अरे से जो ये बिल होगा, कौन सा, ये बिल किसका, जो जलवायु परिवर्तन का, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कहाँ पे प्रस्तावित किया जाएगा, कोपेनहेगन के अंदर। कहाँ पे, कोपेनहेगन के अंदर ये किया जाएगा। जब तक इसके अंदर 2009 तक हम क्या करेंगे, विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य क्या बना लेंगे, सहमति, क्या बना लेंगे, सहमति, क्या बना लेंगे, सहमति। और ये बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, कोपेनहेगन के अंदर। 2009 के अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और इसके अंदर 4 पिलर दिए गए, कितने पिलर दिए गए, 4 पिलर की। प्रथम पिलर कहाँ पे क्या दिया गया, समन की बातें रखी जाएंगी, एक अनुकूलन की बातें रखी जाएंगी, एक वित्त की बात रखी जाएंगी और एक टेक्नोलॉजी की बात रखी जाएंगी। ये 4 पिलर इसके अंदर दिए गए। इसके उद्देश्य भी क्या है, ये जलवायु परिवर्तन को ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने के लिए विश्व को देशों क्या देना, प्रोत्साहन देना। 2012 तक जलवायु संरक्षण नीतियों को सुव्यवस्थित करेंगे। विकास अब की बार क्या करेंगे, विकासशील देशों के ऊपर भी थोड़ी बहुत प्रतिबद्धता लागू करेंगे। और 2012 की प्रतिबद्धता को 9 तक क्या दिया जाएगा, अंतिम रूप। इसके अंदर अनुकूलन फंड जारी किया गया और UN रीड कार्यक्रम पर क्या बनी, सहमति बनी। कौन से कार्यक्रम पर, UN रीड कार्यक्रम पर क्या बनी, सहमति बनी। भविष्य में किए जाने वाले 4 स्तंभ होंगे, कौन से, समन, अनुकूलन, तकनीकी हस्तांतरण और वित्त। अब है COP 15 MOP जो क्या आपेगी, कोपेनहेगन के अंदर। कहाँ पे, कोपेनहेगन डेनमार्क 2009 के अंदर। अब इस 2009 के अंदर क्या किया गया, अब जैसे USA आया, USA पहले निकल के आया कि ये विकासशील देशों के ऊपर भी क्या लगाओ, थोड़े बाध्यकारी क्या लगाओ, रिस्ट्रिक्शन लगाओ। क्या करो, लीगली क्या होने चाहिए, बाइंडिंग होने चाहिए। और कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाओ, जो बाध्यकारी हो, क्या हो, बाध्यकारी क्या लगाओ, रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। लेकिन बाद में जैसे ये बात सुनी किन्होंने, विकासशील देशों ने, सुनते विकासशील एकदम से क्या हो गए, पहले तो अलग अलग थे, बाद के अंदर जैसे उन पे ऊपर अपने ऊपर चुनौती देखी, सब भाग के अपना एक बना लिया कई ग्रुप। जैसे उन्होंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम क्या डाल दिया, बेसिक। इस बेसिक के अंदर थे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया और चाइना। और उन्होंने निर्णय लिया कि हमारी एक तो कोई बात सुनता है नहीं, अब से हम जो भी बात करेंगे क्या करेंगे, सामूहिक रूप से अपनी बात रखेंगे। किसके रूप में,
सामूहिक रूप, कलेक्टिव क्या रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्या करेंगे, बात रखेंगे। फिर बाद के अंदर ये बहसबाजी क्या हो गई, इसके अंदर चालू हो गई, जिससे क्या हुआ, कोई अंतिम परिणाम तक निकले नहीं। बाद के अंदर उन्होंने क्या किया, जो भी बातचीत हुई उसे क्या बोला गया, कोपेनहेगन अकॉर्ड। क्या किया गया, कोपेनहेगन अकॉर्ड। क्या किया गया, कोपेनहेगन अकॉर्ड। जैसे कोपेनहेगन अकॉर्ड, इसके अंदर क्या बात कही, 4 बात की कि यार तुम जितने मैंने एक बात बोलते यूएसए वालों, तुम यूएसए ने क्या बोली, एक बात बोली। यूएसए वाले बोलते हैं कि जैसे मैंने एक बात रखी तुम सब क्या हो गए, उछलने लगे। ये कोई मेरी क्या नहीं है, विकसित देशों की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, इसमें जिम्मेदारी तो क्या है, पूरे विश्व की है। और जो तुम ये बार बार क्या रखते हो बातें कि विकसित देश वाले ही करें, विकसित देश वाले ही करें, ऐसी कोई क्या ये वैश्विक समस्या है, कोई एक आदमी की क्या नहीं है, समस्या नहीं है। तो क्या बताया गया इसको, ये एक है वैश्विक समस्या, क्या है, वैश्विक समस्या। और इसका हल भी क्या मिलके, पूरा विश्व मिलके क्या निकाल सकता है। कौन सर, पूरा विश्व क्या कर सकता है, निकाल सकता है। फिर बाद में कि 21वीं सदी के अंत तक हम इसको 2 सेल्सियस तक क्या रखेंगे, क्लाइमेट को क्या रखेंगे, कम रखेंगे। क्या रखेंगे, कम रखेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर बाद में तो क्लाइमेट चेंज हो ही गया। फिर बाद में कहा गया कि 2020 तक क्या करें, विकसित देश अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर लें, कार्बन क्रेडिट की सीमा निर्धारित कर लें और उसके ऊपर वो कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। और बाद में कहा कि थोड़ी बहुत तो काका और 2020 तक विकासशील देशों तुम भी क्या कर लो, अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित, तुम भी क्या कर लो, अपने कार्बन क्रेडिट की सीमा निर्धारित कर तो लो। अब तुम्हारे ऊपर कानूनी रूप से तो बाध्यकारी नहीं होगी। ये इसके अंदर क्या कही, बात कही, ये चारों बात होगी। फिर कानकुनो मैक्सिको के अंदर कौन सी COP हो रही है, COP 16, कौन सी, MOP 6 और 2010 के अंदर हुई। अब कानकुनो मैक्सिको अंदर जैसे आए वहाँ पे क्या किया गया, पहले तो यहाँ पे क्या करना था, अब यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर 2010 और 2012 के बीच के अंदर कितने देंगे, 30 अरब डॉलर देंगे, वित्तीय सहायता विकसित देश देंगे, किसको, विकासशील देशों को। और ग्रीन क्लाइमेट फंड की क्या हुई, स्थापना हुई। कहाँ पे हुई, यहाँ पे। फिर COP, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड हुआ, उसकी स्थापना कहाँ पे होगी, साउथ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के इंचियोन शहर के अंदर, इंचियोन शहर के अंदर, यहाँ पे इंचियोन शहर के अंदर होगी। फिर है दोहा कतर, COP 18 दोहा। इस सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसे क्या कहते हैं, दोहा क्लाइमेट गेटवे के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन की प्रोटोकॉल सीमा, इसके अंदर क्या कहा गया कि जो तुम क्या करने वाले थे, जो 2012 के अंदर जो क्लाइमेट क्या लाने वाले थे, नया लाने वाले थे, इन लक्षणों से लग रहा है कि तुम वो तो लाओगे नहीं। इसलिए क्या करो, जो प्रथम प्रतिबद्धता है उसको ही क्या कर दो, 1 जनवरी 2013 से आगे बढ़ा के 2020 तक क्या कर दो, इसको ही क्या कर दो, और बढ़ा दो। और बाबा साहब और एक काम कर लो, अब तो तुम कर नहीं रहे, 2015 के बाद 2015 तक एक नए क्लाइमेट को, जलवायु परिवर्तन को क्या दे दो, समझौतों को अंतिम रूप दो, जो बाद में 2020 के बाद में उसको क्या कर लेंगे, लागू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लागू कर लेंगे। ये बात इसके अंदर कही, लेकिन ये प्रभावी नहीं हो सका। ये बात, इस निर्णय में किया गया कि नए वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता किया जाएगा तो जो बाद में प्रभावी होगा। और फिर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड कहाँ पे शहर किया गया, जो कहाँ पे, इंचियोन शहर के अंदर, जो कहाँ पे लाया गया था, जो वहाँ पे लाया गया था, कहाँ पे, कानकुन मैक्सिको अंदर। जो ग्रीन फंड 2010 के अंदर क्या किया गया था, जारी किया गया था, उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे बना, अब इंचियोन शहर के अंदर। इसको क्या किया गया, साउथ कोरिया के अंदर, इंचियोन शहर के अंदर। फिर COP 19 MOP वार्सा पोलैंड 2013 के अंदर। इस सम्मेलन के दौरान जो कौन थे, क्या थे, कौन थे, विकासशील देश। कौन, विकासशील देशों में भी ऐसे देश जो कहाँ पे रहते हैं, आइलैंड के अंदर रहते हैं, द्वीप के अंदर रहते हैं। उन्होंने क्या उठाया, एक मुद्दा उठाया। कौन सा मुद्दा, लॉस एंड डैमेज का क्या उठाया, मुद्दा उठाया। उनका एक एसोसिएशन है, कौन सा एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। उन्होंने कहा कि जो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, उसकी विकसित देश क्या करें, भरपाई करें। और लॉस एंड डैमेज को
इसको पांचवें पिलर के रूप में क्या किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए। किसके अंदर, पांचवें पिलर के अंदर। जैसे यह बात सुनी विकसित देशों ने और यूएसए ने क्या कर दी, इसको खारिज कर दिया। क्या कर दिया, खारिज। इसके अंदर बोला है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हर किसी के अंदर हम पैसा नहीं देंगे। जैसे ऐसी बात कही, लेकिन बाद के अंदर जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने क्या समझाया, चलो इतना तो नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या करो, कुछ वो क्या कर सकते हैं, हम हेल्प आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। अगर कहीं आपातकालीन के अंदर कोई चीज़ हो गई तो हम आपको आपातकालीन सर्विस दे सकते हैं, आपका बीमा करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं। और तुम द्वीप में रहते हो, अगर तुम्हें सुनामी उनामी आती है तो तुम्हें अर्ली सिस्टम से क्या कहते हैं, वो सिस्टम दे सकते हैं। ये सारी बातें किसके अंदर हुई, इसके अंदर वारसा। आज जो अब जो नए हैं, अब इसको एक सीक्वेंस वाइज का याद करोगे तो उसमें है ही नहीं, बस याद ही यही करना है। फिर COP ये कब हुई, COP ये कब हुई, बस उनका नाम याद कर लो और फिर तो पूरी चीज़ क्या है, सीक्वेंस वाइज है। एक चीज़ याद हुई, इनको क्या करो, एकदम कहानी के रूप में याद करो। इवेंट ऐसे हैं, एक दूसरे से क्या करोगे, रिलेटेड करोगे तो सारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी तो एक दूसरा लगाए नहीं। और देखो कुछ अलग नहीं आएगा, सब सेम। फ्रांस वाली आएगी अब, पेरिस फ्रांस वाले आएगी। फिर है COP 21, MOP 21, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस के अंदर, जो कहाँ पे 2015 के अंदर। अब ये UNFCCC में इस सम्मेलन में जो समझौता उसे पेरिस समझौता, पेरिस अकॉर्ड कहा जाता है, जिसे पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता कहा गया है। यहाँ पे जो भी समझौता हुआ उसे क्या बोलते हैं, पेरिस जलवायु परिवर्तन, पेरिस अकॉर्ड कहा जाता है। इस सम्मेलन में 196 देशों ने प्रतिनिधित्व तथा यूरोपियन यूनियन ने क्या लिया, भाग लिया। 196 देश और यूरोपियन यूनियन ने क्या लिया, इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया। क्या किया, पार्टिसिपेशन किया। इस सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस कॉन्फ्रेंस के। पहला ऑब्जेक्टिव था वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 सेल्सियस तक क्या करना, कम करना। कितने सेल्सियस तक कम करना, 2 सेल्सियस से डिग्री तक कम करना। जलवायु परिवर्तन के खतरे तथा दुष्प्रभावों को कम करना। क्या करो, जलवायु परिवर्तन के खतरे तथा दुष्प्रभावों को क्या करो, कम करो। और वैश्विक तापमान को वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या करो, कम करो। फिर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्षमता विकसित करना। अगर कोई भी क्या हो रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बाढ़, सुनामी ये चीज़ आ रही है, तो इनके दुष्प्रभावों के लिए निपटने के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसी संसाधनों का निर्माण करना जिससे क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उनसे क्या कर सके, हम निपट सकें। फिर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तो वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये क्या है, इसके अंदर 4 बातें। क्या बातें, 4 बातें। वैश्विक तापमान को 2 सेल्सियस से कम करना, और क्या करना, जलवायु परिवर्तन को दुष्प्रभाव को कम करना। अगर दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो उनसे निपटने की क्षमता विकसित करना। अगर ये हो रहे हैं तो कार्बन उत्सर्जन को कम लाने तो क्या करो, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाओ। किसको, विकसित देश किसको करवाओ, विकासशील देशों को क्या करवाओ, सहायता। कितनी सी बात है, 2 बात है कि 2 सेल्सियस डिग्री तक क्या करो, कम करो। और क्या हो रहा है, अगर जलवायु के क्या है, दुष्प्रभाव को कम करना। क्या करें, दुष्प्रभाव कम करना। अगर दुष्प्रभाव हो रहे तो उससे निपटने के लिए क्या करना, क्षमता विकसित करना। और फिर बाद में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह हो गया COP 21। कहाँ पे हुआ, पेरिस फ्रांस के अंदर। कहाँ पे, 2015 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर जो हुआ COP नंबर 21, MOP 11 कहाँ पे हो रहा है, पेरिस फ्रांस के अंदर 2015 के अंदर। इसमें 196 लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक यूरोपियन, यहाँ पे जो समझौता है उसे क्या कहते हैं, पेरिस अकॉर्ड। क्या कहते हैं, पेरिस अकॉर्ड, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। और इसके अंदर 4 बातें कहते हैं। क्या करो, एक तो वैश्विक 2 सेल्सियस से क्या करो, कम करो। क्या करो, कम करो। और अगर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को क्या करो, कम करो। अगर जलवायु दुष्प्रभाव हो रहे तो उनसे निपटने की क्या करो, क्षमता विकसित करो। और बाद के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उसको कम करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाओ। क्या करो, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाओ। फिर बाद के अंदर इसके जो सम्मेलन में किए गए क्या है,
प्रावधान प्रावधान कौन कौन से हैं? एक प्रावधान तो INDC इंटीग्रेटेड ना इंटेंडेड जो मतलब कि हाँ। इच्छा के अनुसार इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। contribution। हाँ 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 साकर किया गया मैं लिख दी मेरी कुछ मैं कैसे हाँ मैं आपकी बात इनको वो कर दिया, जोड़ के लिख दिया थोड़ी कर्सर राइट वाले चक्कर में। तो सभी देश अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों का करेंगे निर्धारण करेंगे, परंतु इस दौरान उन्हें वैश्विक लक्ष्य को भी क्या रखना होगा ध्यान में। क्या है वैश्विक लक्ष्य? वैश्विक यानी कि वन पे कराओ इसको कम करना। कार्बन वैश्विक लक्ष्य है 2 सेल्सियस से क्या करना कम करना। क्या रखना 2 सेल्सियस से कम रखना तापमान को। उसको ध्यान में रखते हुए भाई अपना कोई क्या करे, जो भी क्या बनाना है प्लान उसके हिसाब से बनाओ। ऐसा प्लान मत बनाना जिसके अंदर 4 सेल्सियस क्या हो जाए जलवायु परिवर्तन हो जाए और बोलो कि हमने तो कंट्रीब्यूशन भी कर दिया। ऐसा कंट्रीब्यूशन तुम नहीं करोगे। अगर तुम कुछ भी प्लान बना रहे हो तो वैश्विक क्या होगा, वैश्विक जो हमने निर्धारण कर रखा है लक्ष्य उसको ग्लोबली टारगेट जिसको क्या कर रखा है जो डिसाइड कर रहा है उसको क्या रखोगे ध्यान में रखो। सभी सदस्य देश अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों का क्या करें निर्धारण करें, परंतु इस दौरान उन्हें वैश्विक लक्ष्यों को भी क्या रखना होगा ध्यान में रखना होगा। ये तय किए गए लक्ष्य सभी सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से क्या होंगे भाई बाध्यकारी होंगे। क्या होंगे बाध्यकारी होंगे, लीगली बाइंडिंग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये टारगेट तो तुम स्वयं ही क्या कर रहे हो डिसाइड कर रहे हो। अगर स्वयं कर रहे हो तो क्या करो इनको तो कानूनी रूप से क्या करो बाध्यकारी करो। क्या करो बाध्यकारी करो। फिर वैश्विक स्टॉक टेक, इसमें क्या गया ये INDC के लक्ष्यों की समीक्षा का क्या करेगा भाई प्रावधान करेगा तथा ये प्रक्रिया 2023 से क्या होगी आरंभ होगी कि जो किसने INDC इसके अंदर जो तुमने क्या किए अपने टारगेट क्या किए निर्धारित किए और ये क्या होंगे लीगली बाइंडिंग। अब इन टारगेट को तुम कहाँ तक अचीव कर रहे हो इसकी जांच कौन करेगा भाई वैश्विक स्टॉक टेक करेगा भाई। वैश्विक स्टॉक टेक इसकी क्या करेगा जांच करेगा। INDC के लक्ष्यों की समीक्षा का क्या करेगा प्रावधान। समीक्षा यानी जांच करना भाई। क्या करना जांच। INDC के लक्ष्य को क्या करेगा जांच करेगा तथा वह प्रक्रिया 2023 से जांच करना स्टार्ट कर देगा भाई। क्या कर देगा 2023 से क्या कर देगा स्टार्ट कर देगा। इसके तहत सभी सदस्य देशों को INDC के तय किए गए लक्ष्यों को UNFCCC के सचिवालय में रिपोर्ट करना होगा भाई। क्या होगा रिपोर्ट करना होगा रिपोर्ट। अब ये तो क्या ही पता चलेगा कि तुमने क्या लक्ष्य निर्धारित किए। तो क्या करो UNFCCC के सचिवालय के अंदर अभी सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करवा दो जमा करवा दो जिससे पता चल जाए कि किस देश ने कहाँ तक अपने टारगेट डिसाइड किए क्या किए डिसाइड किए। इसके बाद सभी देशों पर तय किए गए लक्ष्यों पर तथा उनकी प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों की क्या की जाएगी भाई समीक्षा की जाएगी। कौन से प्रयासों की जो तुमने टारगेट को क्या किया सेट किया है और उनको अचीवमेंट के लिए तुमने क्या कार्य किया उसकी क्या की जाएगी भाई जांच की जाएगी। इसके बाद सभी सदस्य देशों के जिन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए उनको कहाँ तक प्राप्त कर लिया गया उसकी क्या की जाएगी समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी समीक्षा। प्रत्येक 5 वर्ष बाद यह समीक्षा पुनः की जाएगी तथा आगामी लक्ष्य पूर्ववर्ती लक्ष्यों की तुलना में और अधिक रखे जाएंगे भाई। क्या रखे जाएंगे हर 5 वर्ष के अंदर क्या करेंगे INDC के क्या लक्ष्यों को क्या किया जाएगा जांच की जाएगी। और जो पुराने वाले लक्ष्य हैं अगर उन्हें 1 तक कम करने का निश्चय लिया तो अगली बार 2 तक कम करने का होगा। ऐसा नहीं कि अब की बार में 0 ले लेता हूँ ना भाई। क्या होगा पिछली बार से ज़्यादा क्या टारगेट आपको क्या करने पड़ेंगे डिसाइड उससे कम नहीं करने पड़ेंगे भाई। तुमने अब की बार कर लिया भाई 5 लिए अरे तुमसे ये तो अचीव नहीं है और उनमें भी 1 घटा दिया अगली बार ना अरे तुमने 5 तो लेने होंगे 1 चाहे से 1 ही बढ़ाओ लेकिन अगली बार कितने टारगेट लेने पड़ेंगे 6 टारगेट लेंगे। 1 टारगेट तो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा कम नहीं रख सकते। क्या नहीं कर सकते कम नहीं रख सकते। तो वैश्विक स्टॉक टेक क्या करेगा INDC की क्या करेगा समीक्षा करेगा भाई। क्या करेगा समीक्षा करेगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में क्या करेगा समीक्षा करेगा। प्रत्येक बाद में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद और 5 वर्ष बाद में समीक्षा करने पर क्या किया जो पूर्व लक्ष्य हैं
उनसे क्या करने होगी, तुलना में अधिक लक्ष्य आपको क्या करने होंगे, सेट करने पड़ेंगे। और वैश्विक स्टॉक चेक क्या काम करता है, जो तुमने क्या किए INDC के अंदर टारगेट स्टेब्लिश किए हैं, उनको तुम कहाँ तक अचीव कर रहे हो, उनको कहाँ तक तुम प्राप्त कर रहे हो, ये सब की जांच कौन करता है, वैश्विक स्टॉक चेक। INDC के अंदर आपने क्या किया है, INDC के अंदर आपको क्या करने होंगे, अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। क्या करने होंगे, लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, जो आपके ऊपर क्या होंगे, कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे, लीगली बाइंडिंग होंगे। और वैश्विक स्टॉक चेक के अंदर आपको UNFCCC के सचिवालय के अंदर ये टारगेट की रिपोर्ट जमा करवानी होगी। कहाँ करवानी होगी, UNFCCC के सचिवालय में अपनी क्या करो, रिपोर्ट वो करवाओ। तो समझ में आया INDC क्या करता है, INDC के अंदर हम अपने अब क्या लेते हैं, टारगेट को डिसाइड करते हैं। फिर बाद के अंदर वैश्विक स्टॉक चेक क्या करता है, इसके ऊपर समीक्षा करता है कि तुमने जो टारगेट डिसाइड किए उनको तुमने कहाँ तक अचीव किया। ये सारे कहाँ पे, UNFCCC के सचिवालय में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दो। फिर उसके आधार पर वैश्विक स्टॉक चेक वाले जांच करने के लिए आएंगे और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में क्या करेंगे, जांच करेंगे। 5 वर्ष के बाद में अगर उन्होंने क्या की, जांच की, अगले जो आप टारगेट स्टार्ट करोगे किसके आधार पर, INDC के तहत जो नए टारगेट्स लोगे वो पिछले से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ज़्यादा। ये सारे इसके अंदर हैं। आए समझे क्या ये, पहले तो ग्लोबल वार्मिंग को कहाँ तक, जो तापमान को कितना कम करना है, 2 सेल्सियस से। इतना सही बात है, इसके अंदर 2 सेल्सियस तक क्या करना है, कम करना है। और जलवायु परिवर्तन के खतरों को क्या करना है, कम करना है। अगर खतरे हो तो निपटने की क्या करनी है, क्षमता विकसित करनी है। और कार्बन उत्सर्जन करने वाले वित्तीय सहायता करनी है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। और UNFCCC समझौता जो कहाँ पे हुआ, पेरिस के अंदर। जो समझौता जारी हुआ उसे पेरिस समझौता कहते हैं। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 196। और यूरोप वो दूसरा था, इसमें भी लिखा रखा है क्या, 196 इसमें 196 है, वो दूसरा था 197 देश। किधर है, मेरे तो ना लिखा हुआ। और ये तेरा लिखो चाहिए वो लड़के 197 लिखे जाए, पढ़ो जो तो 196 पढ़ते 197 में पढ़े। यू पेरिस फ्रांस के अंदर, पेरिस फ्रांस। EU यानी The document released in the conference in No Paris Agreement, Paris Climate Change Accord, representative of 196 countries and European Union participate in this conference. Is no ये देख के साइलेंट है इसके अंदर, मजे ले रहे मेरे क्या, नाउ ये बोल रहा है के नहीं, क्यों बोल रहा है कैसे, तो कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं हो रही। अच्छा, इसके क्या किए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, क्या किए गए ऑब्जेक्टिव इसके, क्या जब प्रिवेंटिंग द राइज, मतलब प्रिवेंटिंग द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर टू 2 सेल्सियस। क्या करना है, प्रिवेंटिंग करना है, उसको क्या करना है, कम करना है। द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर टू 2 सेल्सियस, रिड्यूस द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या करना है, रिड्यूस करना है, किसको, रिस्क को, और इम्पैक्ट को, किसके, क्लाइमेट चेंज के। टू डेवलप कैपेसिटी अगेंस्ट ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कौन सी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, जो क्या कर सके, डेवलप कर सके, ऐसी कैपेसिटी डेवलप करनी है जो ऑब्जर्व कर सके इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन इमिशन। क्या करना है, कार्बन इमिशन को रिड्यूस प्रोवाइड करवाना है, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट क्या करवाना है, प्रोवाइड करवाना है, किसके लिए, रिडक्शन के लिए, कार्बन इमिशन के लिए। फिर क्या, प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस INDC intend nationally determined contributions. All countries will decided their own target. अपने खुद के टारगेट, कौन है, own target for reduction of carbon emission to achieve global target. कौन से टारगेट, ग्लोबल टारगेट को अचीव करने के लिए, कार्बन इमिशन के लिए क्या करें, रिडक्शन के टारगेट, अपने ओन टारगेट क्या करें, डिसाइड करें।
these target will be legally binding for all countries. ये these target will be legally binding सभी देशों के लिए for all countries. फिर है global Stocktake. It is a prevention to review the target of INDC. It will start in 2030, no 2023. It is क्या provisions, इसमें जो भी INDC के अंदर जो भी क्या प्रोविजंस हैं उनके किया जा सकता है रिव्यू द टारगेट ऑफ INDC. इट विल स्टार्ट इन 2023. इससे आरंभ होगा. All countries have to report their determined target for INDC to UNFCCC. हाँ, UNFCCC के अंदर क्या करें, रिपोर्ट करें ऑल जो जितने भी क्या है जो रिपोर्ट तैयार किए वो बोन जर्मनी के अंदर मुख्यालय कहाँ पे इसका बोन जर्मनी के अंदर सचिवालय के अंदर क्या करो इसको डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट को. हाँ UNFCCC का UNFCCC will review the effect done by each country to achieve it determined target. जो क्या करें this review will be undertaken after every 5 years and new higher target will be decided than be previous year targets. previous year target से क्या करना है न्यू हायर टारगेट लेने. क्या लेने जो हाँ पिछले वाले जो टारगेट है उनसे क्या लेना है नए टाइगर नए टारगेट क्या लेना है ज्यादा लेना. वैश्विक स्टॉक टेक INDC की लक्ष्य की समीक्षा 2023 से होगी. ये हो गया. फिर दूरगामी लक्ष्य क्या है लॉन्ग टर्म टारगेट्स गोल्स टारगेट्स. हाँ इसके अनुसार 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी के औसत तापमान को वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 सेल्सियस तक सीमित किया जाएगा. लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके अनुसार 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी के औसत तापमान को वृद्धि को ये दोनों भाण तो बड़े से बिलोंग करी दोनों तो भाई. इसके अनुसार 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी औसत तापमान को वृद्धि के औद्योगिक स्तर से कितना कम कर लिया जाएगा 2 सेल्सियस. क्या कम कर लिया जाएगा दूरगामी लक्ष्य क्या लिए गए इसके अंदर तू तो बोल. हाँ 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी के औसत तापमान को वृद्धि को पृथ्वी के औद्योगिक स्तर से 2 सेल्सियस तक क्या कर लिया जाएगा सीमित कर लिया जाएगा. क्या कर लिया जाएगा कम कर लिया जाएगा रोक लिया जाएगा. तब तक 21वीं सदी के अंत तक समुद्रीय तटीय देशों तथा द्वीपीय समुद्री तटीय देशों तथा एक टॉपिक महीने भेजा जाए. चलो बस निम्न समुद्री तटीय देशों तथा द्वीपीय देशों ने मांग रखी कि यह तापमान वृद्धि 1.5 सेल्सियस तक सीमित की जाए, परंतु सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे मुश्किल बताया. क्या बताया मुश्किल बताया. औसत तापमान वृद्धि दर में 1.5 सेल्सियस तक सीमित करने के लिए नेट शून्य उत्सर्जन की नेट जीरो इमिशन की स्थिति लानी होगी. कैसे नेट शून्य उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन. क्या है नेट जीरो इमिशन ये क्या होता है भाई पढ़ गया है तुम तो. जीरो नेट जीरो इमिशन यानी कि मतलब कि अब इससे मतलब कि इससे ज़्यादा इंक्रीज ना हो. अच्छा यानी अब हो गया ना उससे ज़्यादा ऊपर इंक्रीज ना हो. बताओ दो नेट जीरो उत्सर्जन अपन पढ़ असो नहीं बताओ. पढ़ गया है तुम किसमें रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम किसमें इसके अंदर नेट जीरो इमिशन. नो बताओ. हाँ तू बता जल्दी बता दो रिवीजन नहीं करा रहा मैं पढ़ा रहा हूँ. जल्दी बोल कल पनवेल निकलना है. चल तू बता. नेट जीरो शून्य इमिशन है कि अब जित कि यानी कि जो 1.5 कर दिया ना इससे ज्यादा यानी कि 1% होना चाहिए. ना नेट जीरो इमिशन का मतलब है मैं बोलूँ ना मना भी करे आप लोग ना वो इन तो आवे जे. अब एक है उद्योग है और यहाँ पे क्या है जंगल है. इस उद्योग से
जितनी क्या निकल रही है कार्बन उत्सर्जन उतने का क्या कर लेना, अवशोषण कर लेना। कि जितना निकला उतना क्या हो गया, अवशोषण हो गया। उसको क्या बोलते हैं, नेट जीरो इमिशन। क्या बोलते हैं, नेट जीरो इमिशन। क्या बोलते हैं, जितना क्या करना, उत्सर्जन करना और उतना क्या कर लेना, उतना अवशोषण करना। उसे क्या बोलते हैं, नेट जीरो इमिशन। कि जितना तुमने क्या किया, उत्सर्जन इमिशन किया, उतना ही क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। उसको क्या बोलते हैं, नेट जीरो इमिशन। क्या बोलते हैं, नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो शून्य उत्सर्जन। जे नेट जीरो और क्यों? तो क्या हो गया, ये हो गया। और क्या, लॉन्ग टर्म टारगेट्स एंड गोल्स। इसके अनुसार 21वीं सदी के अंत तक हमारी पृथ्वी का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 सेल्सियस तक क्या कर लेना, सीमित कर लेना। कितने सेल्सियस तक, 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर लेना, वो कर लेना। निम्न समुद्री तटीय देशों तथा द्वीपीय देशों ने मांग रखी कि यह तापमान वृद्धि 1.5 सेल्सियस तक सीमित की जाए, परंतु सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे मुश्किल बताया। जब ये थे ना 21वीं सदी के अंत तक, इन्होंने क्या बताया कि 2 सेल्सियस से क्या कर लो, कम कर लो। लेकिन बाद के अंदर जो द्वीपीय देश थे उन्होंने हाय तौबा तैली कर दिया कि तुम 2 सेल्सियस तक कम करोगे तब तक तुम तो डूब ही जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डूब ही जाएंगे। अरे तुम्हें कम ही करना तो 1.5 से कम करो, जो हम डूबे तो नहीं। क्या 2 सेल्सियस हो गया तो फिर तो हमारा समुद्र तल वैसे ही बढ़ जाएगा, हम तो क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तुम क्या करो, 1.5 सेल्सियस क्या करो, कम करो। जैसे ये बात कही सऊदी अरब वालों की लगी मिर्ची, क्योंकि सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा क्या निकालते हैं वहाँ पे, पेट्रोल और ये निकालते हैं। अब सबसे ज़्यादा वो इमिशन कम कर देंगे तो पेट्रोल का यूज़ क्या करना होगा, कम करना होगा। कम करेंगे तो फिर बाद में सऊदी अरब से पेट्रोल क्या खरीदा जाएगा, कम खरीदे। जो भी गल्फ कंट्रीज है वहाँ से क्या तेल और ये क्या खरीदे जाएंगे, पेट्रोल डीजल कम खरीदे जाएंगे। तो उनको तो पैसों का क्या बैठ जाएगा भट्ठा। तो उन्होंने क्या बोला कि ना भाई साहब ये तो करना क्या है, मुश्किल है। तो पहला टारगेट तो क्या, 21वीं सदी के अंत तक क्या रखो, 2 सेल्सियस तक कम करो। जैसे ये बात की द्वीपीय देशों ने कहा कि ना 2 सेल्सियस क्यों, 1.5 रखो, 2 सेल्सियस में तो हम डूब ही जाएंगे। जैसे ये बात कही सऊदी अरब वाले उठ खड़े हुए कि ना ना ये तो मुश्किल है, ये तो क्या होगा, मुश्किल होगा, डिफिकल्ट है। फिर चलो आगे। औसत तापमान वृद्धि को 1.5 सेल्सियस तक सीमित करने के लिए नेट शून्य उत्सर्जन की स्थिति लानी होगी। उन्होंने कहा सऊदी अरब वाला ने कर लो, 1.5 कर लो, 1.2 कर लो। ऐसे ही नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हें 1.5 करना है तो तुम क्या कर रहे हो, जितना उत्सर्जन कर रहे हो, जितना ऑब्जर्व करोगे ना, तब नेट जीरो सुनने की अगर स्थिति आ जाएगी तब हो पाएगा। तुम तो बोल दे कि कर लो, ऐसे करने से ही क्या होगा। तुम क्या अब तो क्या करते हो, इमिशन तो क्या कर, उत्सर्जन तो क्या करते हो ज़्यादा, अवशोषण कितना होता है कार्बन का, कम। ऐसी स्थिति के अंदर 1.5 सेल्सियस नहीं होगा कम। अगर 1.5 सेल्सियस तक क्या करना है आपको, कम करना है, तो क्या करना होगा आपको, जितना उत्सर्जन कर रहे हो उतना ऑब्जर्व करना होगा। ऐसी स्थिति अब है तो नहीं। भारत ने तो 2070 तक डिसाइड कर रहा है कि हम नेट जीरो की स्थिति में तब आएंगे। कब आएंगे, 2070 के अंदर हम ऐसी स्थिति ले आएंगे कि हम जितना कार्बन क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, उतना का क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। और ये बता रहे हैं इस सदी के अंत तक कि क्या करो, 1.5 सेल्सियस को क्या करो, ऑब्जर्व करो। ऐसी स्थिति अभी है तो नहीं। तो क्या दूरगामी टारगेट क्या रखा गया कि 2 सेल्सियस तक कम करो। लेकिन जैसे ये बात रखी तो द्वीपीय देश उछल गया। उन्होंने क्या कहा, 1.5 करो। जैसे 1.5 का नाम सुना, सऊदी अरब जो गल्फ कंट्री है उनको क्या लगा, उन्होंने उठ के आ गए ना ना कि ये तो बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या आसान लगता है क्या, अगर ऐसी स्थिति लानी है तो नेट जीरो की क्या लानी पड़ेगी आपको स्थिति। और नेट जीरो की स्थिति के अंदर क्या होता है, जितना क्या करे उत्सर्जन के अंदर उतना क्या होना, अवशोषण। ऐसी स्थिति अब है तो नहीं। अतः लक्ष्य 2 सेल्सियस तक सीमित करने का रहेगा, परंतु प्रयास 1.5 तक रोकने का। बात के अंदर सबको समझ में आ गई कि भाई साहब 1.5 तो क्या करना है, मुश्किल है। लेकिन अब टारगेट तो क्या रखा, 2 सेल्सियस तक रखने का। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 1.5 ही क्या हो, सेल्सियस तक करने का, रोक तक ले। हम किसको, 1.5 तक ही क्या कर लें, रोक लें। ये याद होगी ये बात, सीधी सी कहानी की स्टोरी में बात है। टारगेट रखा
2 सेल्सियस का, सेल्सियस। कितने का 2 2 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। जैसे 2 सेल्सियस सुना, द्वीपीय देशों में छल कर आ गए, कितने के बोले 1.5 करो, क्या करो 1.5 करो। जैसे 1.5 की सुनी, सऊदी अरब जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने क्या किया, अपना जवाब दिया। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो नेट सुनने की क्या लानी पड़ेगी आपको, स्थिति लानी होगी। और वो स्थिति कैसी स्थिति होगी जिसमें जितना क्या करे उत्सर्जन उतना ही क्या कर लो अब्जॉर्ब, तो वैसी स्थिति। तो ये क्या होगा, मुश्किल होगा। तो बाद में क्या किया कि सारी चीजें फिर बाद में डिसाइड किया कि हम लक्ष्य तो क्या रख रहे हैं 2 का, लेकिन प्रयास करेंगे 1.5 तक ही क्या कर लिया जाए, सीमित कर लिया जाए। फिर टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाए इसके अंदर। फिर चौथा क्या है, तकनीकी और वित्तीय सहायता। 2010 में प्रस्तावित किए गए ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत विकसित देश विकासशील देशों को 30 अरब की जगह अब कितना डॉलर रुपए देंगे, 100 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रति वर्ष प्रदान करेंगे। कितने प्रति वर्ष, पहले 2010 से 12 के अंदर 30 अरब दे रहे थे, लेकिन अब प्रत्येक साल 100 अरब डॉलर देंगे। कितना देंगे, 100 अरब डॉलर देंगे। डॉलर तकनीकी और वित्तीय सहायता के अंदर 2010 के अंदर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जारी किया गया था उसके अंदर विकसित देश सब 100 अरब डॉलर रुपए देंगे। 2025 तक सहायता जारी रहेगी। इसके पश्चात नए लक्ष्य स्थापित किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे 2025 के अंदर ही, क्योंकि इसमें हो जाएगा, क्योंकि INDC के जो है वो कितने साल तक चलते हैं, 5 साल तक ही। 5 बाद में क्या करने पड़ते हैं, नए चेंज। तो 2020 के अंदर इनको क्या करें, डिसाइड, और 2025 के अंदर क्या कर लिया जाएगा, इनको 5 साल हो जाएंगे। फिर बाद के अंदर नए समझौता क्या होगा, लागू होगा। क्या होगा, नए समझौता। तो 2025 तक सहायता जारी रहेगी। इसके पश्चात नए लक्ष्य स्थापित किए जाएंगे। विकसित देशों द्वारा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन सहायता तथा जोखिम का बीमा प्रावधान उपलब्ध करवाए जाए। जो बात किसके अंदर हुई थी, पेरिस अकॉर्ड के अंदर क्या हुई थी कि वहाँ पे क्या करेंगे, वो पेरिस अकॉर्ड के अंदर लॉस एंड डिमांड का क्या रखा उन्होंने, डैमेज का मुद्दा। लेकिन यूएसए ने उसको तो क्या कर दिया, मना। लेकिन थोड़ी बहुत क्या दी जाएंगी सहायताएं, वो कौन सी हैं, आपातकालीन सहायता हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रोवाइड करवा सकते हैं, जोखिम का बीमा करवाया जाए। ये प्रावधान इसके अंदर उपलब्ध कराएं, ये इस बात में भी लिख दी गई। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। 2016 से 21 अप्रैल 2017 तक 55 देशों के द्वारा जो विश्व का 55% कार्बन का उत्सर्जन करके हस्ताक्षर तथा अनुमोदन के पश्चात ये समझौता क्या हो गया, जारी हो गया। 22 अप्रैल को तो क्या किया गया, इसको जारी किया गया। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, जो 2016 से इसको जारी किया गया। 21 अप्रैल 2017 तक इसके अंदर क्या कर लिया गया, 55 देशों के जो विश्व के क्या है 55% कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उनके हस्ताक्षर अनुमोदन के पश्चात ये समझौता क्या हो गया, जारी हो गया। पेरिस समझौता नवंबर 2017 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। पेरिस समझौता कब प्रभावी हुआ, 2017 के अंदर, नवंबर 2017 के अंदर। अब भारत के NDC के अंदर 2070 तक शायद अपन वो करेंगे। हाँ 2070 नेट जीरो। तो आप ये दोबारा बताऊं सारा, नहीं ये तो अब तो ये बता दें NDC वाली इंडिया वाली एक बार फिर भी देख लो। COP 21 जो पेरिस के समझौता हुआ, पेरिस वाला तो बता दिए अच्छे तरीके से ना, यही है क्या, पेरिस वाले नहीं, पेरिस वाले कब गया था, पेरिस अकॉर्ड में UNFCCC के अंदर जो जितने भी ये यहाँ पे पेरिस में जो समझौता उसे क्या कह रहे हैं, पेरिस। परिवर्तन ये 196 लोग इसके अंदर शामिल किए थे। इसके जो पहले 4 टारगेट थे वो क्या किए गए, उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 सेल्सियस तक क्या कर रखा जाएगा, कम किया जाएगा। जलवायु खतरों को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, दुष्प्रभाव को। अगर दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो उसके निपटने की क्षमता विकसित की जाएगी और कार्बन उत्सर्जन करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। INDC के अंदर क्या रखा गया है, सभी देश ग्रीन हाउस को निर्धारण करने के लिए अपन क्या करेंगे, लक्ष्य ध्यान में होगा। और जैसे ये क्या होंगे, लीगली बाइंडिंग होंगे। INDC के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने क्या करेंगे, टारगेट ऑन टारगेट क्या करेंगे, ऑन टारगेट क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे और फिर अपने ऊपर क्या होंगे, लीगली बाइंडिंग हो गए।
फिर वैश्विक स्टॉक चेक आईएनडीसी की क्या करता है, जांच करता है, प्रति 5 वर्ष के बाद में करता है। जैसे 5 वर्ष के बाद में आपको नए टारगेट के अंदर नए लेने होंगे और ज़्यादा लेने होंगे। और जो सचिवालय किसका, UNFCCC का, जिसके अंदर ये आपको रिपोर्ट वो करना पड़ेगा, देनी होगी। फिर दूरगामी लक्ष्य क्या रखे गए कि 2 सेल्सियस तक क्या करना होगा, कम करना होगा। और फिर बाद में जैसे 2 सेल्सियस का नाम सुना और कितने आए, जो द्वीपीय देश थे वो बोले 1.5 करो। जैसे 1.5 का नाम सुना, सऊदी अरेबिया ने बोला कि ये क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको नेट जीरो की क्या स्थिति लानी होगी। फिर लास्ट के अंदर तय हुआ कि 2 सेल्सियस क्या रखा है टारगेट, लेकिन प्रयास 1.5 का करेंगे। तकनीक और वित्तीय सहायता के अंदर जो 2010 के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड जारी किया गया, अब इसके अंदर विकसित देश $100 अरब की क्या देंगे, प्रतिवर्ष सहायता। जो 2010 और 12 के अंदर कितने की दे रहे थे, 30 की दे रहे थे। 2025 तक ये सहायता क्या हो जाएगी, जारी हो जाएंगे, मतलब ये रहेगी, बाद में नया समझौता हो जाएगा जारी। और विकसित देशों द्वारा चेतावनी, पूर्व चेतावनी, आप सहायता जोखिम का बीमार ये किया जाएगा। 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और नवंबर 2017 से क्या हो गया, ये लागू हो गया। अब भारत का INDC क्या है, भारत ने अपना IND जो बात की थी ना अपने, उसके अंदर बात की गई कि सभी देश अपना IND डिसाइड करो, INDC डिसाइड करो। तो भारत ने अपना INDC क्या डिसाइड किया, क्या बताया कवि ने, अब हम वो देखेंगे। कवि ने बताया था भारत ने अपने INDC के तहत 2005 के स्तर से सन 2030 तक अपनी GDP उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35% कटौती करने की घोषणा की। कौन सी, किसको, GDP को, ग्रोस डेवलपमेंट, हाँ, प्रोडक्शन, इसको कितनी कटौती की जाएगी, 2005 से 2030 के स्तर से 33% से 35% की क्या की जाएगी, 33 से 35% की घोषणा की गई। क्या की गई घोषणा, भारत के INDC के अंदर क्या है, GDP को कितना कम किया जाएगा, 33 से 35% कटौती करने की क्या की गई, घोषणा की गई। भारत ने अपने INDC में ये बात कही। अब चलो आगे। भारत ने अपनी ऊर्जा निर्भरता को कोयले से घटाकर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों पर जोर दिया। इसके लिए सन 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन हमारी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% उत्पादन करने का रखा। हम कल बात कर रहे थे 50% की, लेकिन इस अकॉर्ड के अंदर क्या कितने की बात की उन्होंने, 40% तक। हम 2030 तक क्या कर लेंगे, अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% क्या करेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। किससे, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से। इस कार्य हेतु भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर समूह बनाने की घोषणा की। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में भारत के अंदर है। गुरुग्राम हरियाणा भारत। ऊर्जा जो कल पढ़ी थी हमने, हाँ, जो सौर ऊर्जा लगाई गई है, जिसके पैनल जो मुख्यालय है उसका, जो मतलब हमने उससे फ्रांस से अपनी वो की रखी है, एक सूर्य एक ग्रिड, उससे ऐसी कोई अपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में है। हाँ, यही है बस, गुरुग्राम भारत में। गुरुग्राम। इस कार्य हेतु भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर समूह बनाने की क्या की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा भारत के अंदर। भारत ने सन 2030 तक अपनी वन आवरण क्षेत्र वृद्धि लक्ष्य को, जिसमें 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण संग्रहण किया जाएगा। क्या बोला कि 2030 तक हम इतने आवरण क्षेत्र, इतने पेड़ लगा देंगे कि वो क्या कर लेंगे, 2.5 से 3 टन कार्बन के उत्सर्जन को अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अवशोषित। 2.5 से 3 अरब टन, किससे, 2.5 से 3 अरब टन ऐसे इतने क्या बढ़ा देंगे, वन आवरण क्षेत्र, इतने पेड़ लगा देंगे। तो पहला क्या बताया कवि ने कि 2030 तक 40% क्या करेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से ऊर्जा क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। और पहले के अंदर क्या था कि 2005 से 2030 तक क्या करेंगे, जो GDP में 33 से 35% क्या करेंगे, कटौती करेंगे। ये भारत का क्या है, INDC। और भारत के वन आवरण क्षेत्र को इतना बढ़ा देंगे जिससे 2.5 से 3 अरब टन कार्बन का क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेगा। इतने क्या बढ़ा देंगे, पेड़ बढ़ा देंगे, इतने आवरण वन क्षेत्र को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो समझ में आया। पेरिस अकॉर्ड, पेरिस अकॉर्ड के अंदर क्या है
1 2 4 बातें करता है। 2 सेल्सियस तक क्या 2 करना है, सेल्सियस कम कम करना है। किसको, तापमान तापमान को। को। और फिर बाद के अंदर क्या है, जो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के जो क्या है खतरों, दुष्प्रभावों को क्या दुष्प्रभावों को करना है, कम करना है। और उनके निपटने के लिए क्या करनी है, क्षमता विकसित करनी है। और फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी है। फिर बाद के अंदर हमने क्या कर दिए, दूरगामी लक्ष्य या INDC, इसके अंदर क्या है प्रावधान। INDC के अंदर क्या कहा गया, सभी सदस्य देश क्या करें, अपने ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन कम करने के लिए क्या करें, अपने टारगेट डिसाइड करें जो उनके ऊपर क्या होंगे, कानूनी रूप से लागेंगे। फिर वैश्विक स्टॉक टेक INDC की क्या करता है, जांच करता है। जैसे जांच करेगा तो कितने वर्ष में करेगा, प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर। प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर क्या करने होंगे, आपको नए लक्ष्य लेने होंगे जो पहले से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। और फिर बाद के अंदर ये लक्ष्य तो ले लिए। और जो UNFCCC के सचिवालय के अंदर जो बोन जर्मनी के अंदर है, उसमें क्या करना होगा, आपको रिपोर्ट जमा करवानी होगी, रिपोर्ट जमा करवानी होगी। फिर बाद के अंदर आपने क्या लिए, दूरगामी लक्ष्य के अंदर लिया है कि 2 सेल्सियस तक क्या करना होगा, हमें तापमान कम करना होगा। जैसे 2 सेल्सियस की बात आई, 1.5 पर चले गए कौन से, द्वीपीय देश। जैसे ये बात किसने सुनी, अरब राष्ट्र ने सुने, तो उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, डिफिकल्ट। जैसे डिफिकल्ट की बात सुनी तो उन्होंने कहा ऐसी स्थिति के लिए क्या होना चाहिए, नेट जीरो की स्थिति होनी चाहिए। और नेट जीरो क्या करना क्या है, मुश्किल है, क्या है, मुश्किल। जैसे मुश्किल की बात की तो बाद में कहा कि 2 सेल्सियस तक तो रख लो क्या टारगेट, लेकिन प्रयास क्या करो, ट्राई कितना करो, 1.5 तक करने का करो। फिर भारत का INDC के अंदर रखा है कि 2005 से 2030 तक हम 33% से 35% क्या करेंगे, कम करेंगे। किसको करेंगे, कार्बन के इमिशन को। फिर बाद के अंदर उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 40% नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से वो करेंगे। फिर एक लास्ट वाला टारगेट उसने क्या रखा, 2030 तक हम क्या करेंगे, वन क्षेत्र पर्यावरण को इतना डालेंगे कि 2.5 से 3 अरब टन क्या कर लेगा, CO2 का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। ये हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा गया। अरे ओए, और बंद होन करी ए दे थारा था तो COP 22 MOP 12 क्लास के 26 COP 26 नाम लिख लो एक बार, सुन लो। COP 22 कहाँ पे, मार्केस मोरक्को में। 22 अरे बस नाम सुन लो, कहाँ पे हुई है, मोरक्को के अंदर। इसके अंदर पूछ ले कि COP 22 कहाँ पे हुई, तो 22 के अंदर जो MOP के 12 कहाँ पे हुई, मार्केस मोरक्को के अंदर 2016 के अंदर। फिर क्या है, COP 23 MOP 13 कहाँ पे है, बोन जर्मनी में। बोन जर्मनी में क्या ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई, UNFCCC का मुख्यालय भी कहाँ पे है, बोन जर्मनी के अंदर है। और यहाँ पे क्या हो रही है, बोन जर्मनी के अंदर ही क्या हो रही है, अब की बार ये बैठक हो रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे, बोन जर्मनी। COP 23 MOP 13 कहाँ पे, बोन जर्मनी 2017 के अंदर। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फिजी के प्रधानमंत्री ने की। कहाँ के प्रधानमंत्री ने की, फिजी। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के बिंदुओं पर सहमति बनाने के लिए तालनाऊ वार्ता आरंभ करने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। कौन सी वार्ता, फिजी एक देश, फिजी देश है, उसके प्रधानमंत्री ने की। इसके जो बोन जर्मनी के हैं उसके ने की। हाँ, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, फिजी के प्रधानमंत्री ने। जी ओ कहाँ रह पाए, COP 23 MOP 13 कहाँ पे हो रही है, बोन जर्मनी। कब हो रही है, 2017 के अंदर। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, फिजी का प्रधानमंत्री। कौन करता है, फिजी का प्रधानमंत्री। कौन लिखेगा, फिर भी ये इसलिए है कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी COP है जो जहाँ हो रही थी उसके राष्ट्राध्यक्ष ने अध्यक्षता न करके किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष ने क्या की, अध्यक्षता की। बोन जर्मनी वालों ने नहीं किया, कौन से नहीं किया, फिजी वालों ने। और इसके अंदर किया क्या गया, इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के बिंदुओं पर क्या है, पेरिस समझौते के अंदर क्या हुई, जो बिंदु डिसाइड की उनको सहमति बनाने के लिए तालनाऊ वार्ता आरंभ करने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। तालनाऊ वार्ताओं का तात्पर्य है आपसी विचार विमर्श द्वारा किसी मुद्दे पर सहमति बनाना। क्या बनाना, आपसी विचार विमर्श द्वारा। आपको कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए, तालनाऊ क्या है, तालनाऊ वार्ता क्या है,
तालनाव वार्ता तो आपको सीधा बताना है। तालनाव वार्ता का अर्थ होता है कि किसी भी विचार विमर्श करके, किसी बात पर विचार विमर्श करके ऊपर क्या बनाना, सहमति बनाना। अब मैं ऐसे बोलूँ, कोऑपरेशन एकेडमी के लिए हमें क्या करना है, तालनाव वार्ता बनानी है, तालनाव वार्ता करनी है। तालनाव वार्ता का मतलब कोऑपरेशन एकेडमी के लिए हम सब बैठ के क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और क्या बनाएंगे, एक सहमति बनाएंगे कि हाँ ये करेंगे। अब हम ऐसी लानी है, इसके लिए हम क्या करें, तालनाव वार्ता करें कि हम क्या करें, एक दूसरे के अंदर ये बोल रहे हैं, मैं जब बात कर रहा हूँ कि पैसे नहीं है, नहीं लाएंगे, ये बोल रहे हैं ले तो आएंगे, लेकिन पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा। ये सारे बैठ के हमने सारी बातें डिसाइड की। ऐसी डिसाइड बातें कहाँ पे करें, जो कहाँ पे पेरिस के अंदर जो समझौता है उसके अंदर क्या किया, 2 सेल्सियस तक क्या करना है, कम करना है। तो 2 सेल्सियस तक कैसे कम करें यार, नेट जीरो की तो स्थिति लानी होगी, उसको कैसे लाए, ये सारी वार्ताएं चल रही थी। उन वार्ताओं को क्या कहते हैं, तालनाव वार्ता। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि जो COP 23 हुई, कौन सी COP, वो कहाँ पे, बोन जर्मनी के अंदर, और जिसकी अध्यक्षता फिजी के किसने, प्रधानमंत्री ने की। किसके, प्रधानमंत्री ने। पहली ऐसी COP है जिसके अध्यक्ष वहाँ का नहीं हो के किसी अन्य राष्ट्र का क्या है, देश का क्या है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहा है। वो कौन सी है, COP 13 जो बोन जर्मनी, हाँ, तो अध्यक्षता फिजी के इसने की। और यहाँ पे क्या, कौन सा निर्णय लिया गया, तालनाव वार्ता स्टार्ट की। तालनाव वार्ता से तात्पर्य है आपसी विचार विमर्श करना, समझ में आया। फिर है COP 24 MOP 14 कोटविच पोलैंड। पोलैंड ये COP 24 में नहीं लिख रखी क्या, डायरेक्ट 26। अच्छा तुम तो पहले ही फ्री हो जाओगी फिर। क्या है, COP 24 MOP 14 वो कहाँ पे, कोटविच पोलैंड 2018 के अंदर। इस सम्मेलन में तालनाव वार्ताओं को समापन हुआ तथा पेरिस समझौता लागू होने पर सहमति हुई। जो पेरिस के अंदर जो चीज डिसाइड हुई थी उसके अंदर तालनाव वार्ताओं का दौर खत्म हुआ और कहाँ पे हुआ, अब लागू हुआ। कब, इसके अंदर 2018 के अंदर कोटविच पोलैंड के अंदर जो पेरिस के अंदर जो सहमति बनी कि 2 सेल्सियस तक क्या करेंगे, कम करेंगे, वो सहमति इसके अंदर कब लागू हो रही है, पेरिस समझौते वाली 2018 के अंदर, COP 24 के अंदर, कोटविच पोलैंड के अंदर। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु नियम कायदों को संभावित नियम पुस्तिका लिखी जाने का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। कि पेरिस समझौते के अंदर क्या की गई, पेरिस समझौते के अंदर जो बात हुई उनको कैसे क्या करेंगे, लागू करेंगे। उनके लिए क्या बना रहे हैं, एक नियम पुस्तिका। क्या, नियम पुस्तिका। वो कहाँ पे बना रहे, जो ये हो रही है पोलैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर क्या बनाना स्टार्ट किया, एक पुस्तिका बनाना स्टार्ट किया। इस नियम पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया जाएगा, जैसे कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य कितना रखें। इनमें कौन कौन सी बातें रखेंगे कि कार्बन इमिशन का में कितना करें, कितने की कटौती का लक्ष्य रखें, कि कहाँ तक कार्बन इमिशन कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते, ये बात लिखेंगे। देश की सरकारों का उत्सर्जन का मापन कैसे करें, कि कार्बन इमिशन तो हो रहा है लेकिन देश की सरकारों का मेजरमेंट कैसे करेंगी, मापन कैसे करेंगी, ऐसी चीज़ बातें लिख रहे हैं इसके अंदर। फिर उत्सर्जन में कटौती प्रयास की रिपोर्ट तथा उनका सत्यापन कैसे किया जाए, कि अब कोई रिपोर्ट तो तैयार कर ली लेकिन उसका सत्यापन कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए कि ये एकदम एक्चुअल ये आपने सही मेजरमेंट किया है, इसके सत्यापन की समीक्षा आदि का शामिल किया जाएगा। अब देखो पेरिस समझौते के लिए क्या नियमों को लागू करने के लिए क्या बनाई जा रही है, एक पुस्तक। क्या बनाई जा रही है, पुस्तक। उस पुस्तक के अंदर क्या है, नियम। क्या है, नियम। कैसे नियम है कि कार्बन उत्सर्जन को कार्बन उत्सर्जन की कटौती की लिमिट कहाँ तक डिसाइड की जाए। क्या लिमिट, देश के जहाँ के देश हैं उनका क्या करेगा, वो कैसे मेजरमेंट करें, ऐसी चीज़ें इसके अंदर लिख रहे हैं। और फिर बाद के अंदर एक चीज़ और लिख रहे हैं कि इसका सत्यापन कैसे किया जाए। ये 3-4 बातें इस पुस्तिका के अंदर होंगी और जो सबको क्या कर दी जाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इस सम्मेलन के दौरान IPCC की विशेष रिपोर्ट, इस सम्मेलन के दौरान एक रिपोर्ट जारी करते हैं कौन, IPCC, इंटर पैनल कोड है ऐसे कुछ है ना। ग्लोबल वार्मिंग एक्ट ना, ग्लोबल वार्मिंग एट 1.5 सेल्सियस को सऊदी अरब, अमेरिका, रूस तथा कुवैत देशों ने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। IPCC ने इस सम्मेलन के दौरान क्या की, एक रिपोर्ट जारी की। क्या की, रिपोर्ट जारी की कि जो तुम बात कर रहे हो ना कम करने की, एट प्रेजेंट 1.5 सेल्सियस तापमान तो क्या हो गया, बढ़ गया।
क्या हो गया, बढ़ गया। जैसी ये बात कही जिसने यूएसए ने, रूस ने, कुवैत आदि देशों ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया कि क्या गलत है, क्या गलत है, इसको ऐसे। तो समझ में आई, लिखा रखा है कि तुम नहीं लिखा रखा तेरे को? नहीं लिखा। चलो तो फिर भी देख लो, ठीक है। इसके अंदर सर ने बाद में रिड्यूस कर दिया, तो मैं फर्स्ट बैच में पढ़ाया, फिर उनको लगा कि ये आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो लिखाने की जरूरत है इसको। तो ये नीचे वाली बात तो आईपीएससी की रिपोर्ट तो इसके अंदर ने क्या कर दी, बात को ही खारिज कर दिया। टेम्परेचर आईपीएससी की रिपोर्ट को मानना क्या कर दिया, सर को बुलाना पड़ेगा। आईपीएससी की रिपोर्ट को ही मानना क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अब ये कोई रिपोर्ट है वो जारी करे, वो बोल रहा है कि 1.5 सेल्सियस तो बढ़ गया, लेकिन यूएसए ने इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। और चलो कोई बात नहीं। अब COP 25 ये भी नहीं लिखा रखी क्या, इस पेन के अंदर हुई। तो फिर आपको लिखा रहा है ग्लास को यूके के अंदर है। ये थोड़ी सी लिखा बहुत ही लिखा है। बस यही चीज लास्ट यही है, थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कड़ी से